नमस्कार। पिछले दिनों नेपाल से एक बहुत ही चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। एक युवा प्रदर्शनकारी वो खून से सना कपड़ा लहरा रहा था और दावा कर रहा था कि ये उसके सीने पर लगी गोली का निशान है, नेपाली खून है। इसने वाकई कई लोगों को झकझोर दिया। आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। नेपाल में जो हाल में ये जबरदस्त युवा आंदोलन हुए हैं, उन पर गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इन घटनाओं, इनकी वजहों और नतीजों पर काफी विस्तार से जानकारी देते हैं। तो हमारा मकसद ये समझना है कि आखिर नेपाल की इस युवा पीढ़ी के विद्रोह को किस चीज ने इतना भड़काया और इसका असल महत्व क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत अगर देखें, 4 सितंबर को सरकार ने अचानक से फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स ऐसे करीब 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। ये क्या एकदम से चिंगारी बन गया? हाँ, देखिए ऊपरी तौर पे तो यही आ रहा है। बिल्कुल यही चिंगारी थी। लेकिन जैसा कि स्रोत बताते हैं ना, ये सिर्फ सतह की बात थी। असली जड़ें तो कहीं ज्यादा गहरी थीं। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, जिसे नेपोटिज्म कहते हैं, खराब शासन और हाँ, खासकर युवाओं के लिए अवसरों की भारी कमी। एक दिलचस्प बात जो स्रोत बताते हैं, वो #नेपोचाइल्ड जैसे ट्रेंड्स थे। हाँ, मैंने भी सुना है इसके बारे में। हाँ, तो इसमें नेताओं के बच्चों की वो महंगी लाइफस्टाइल दिख रही थी। इसने युवाओं में वो अन्याय वाली भावना कि हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है, उससे बहुत गहरा कर दिया था। तो ये जो सोशल मीडिया बैन था ना, ये सिर्फ बातचीत पर रोक नहीं थी, ये उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश जैसा लगा उनको। अच्छा, तो ये बैन वो आखिरी तिनका साबित हुआ, कह सकते हैं, जो इतने समय से गुस्सा पल रहा था उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, स्रोत यही इशारा करते हैं कि ये बैन उस गुस्से के लिए जो बहुत टाइम से पनप रहा था, एक फोकस पॉइंट बन गया। जब अभिव्यक्ति का ये अहम जरिया भी वो भी छीन लिया गया, तो युवाओं को लगा कि भाई अब तो हद हो गई है। और उनकी मांगे भी यही दिखाती हैं, बैन हटाओ, भ्रष्टाचार पर एक्शन लो, प्रधानमंत्री ओली इस्तीफा दें, जो खैर पूरी हो चुकी मांगे। हाँ, पारदर्शिता लाओ, भाई भतीजावाद खत्म करो और पुलिस ने जो हिंसा की उसकी निष्पक्ष जांच करो। वो इनफ इज इनफ वाले नारे, है ना, वो इसी गुस्से को दिखा रहे थे। और ये जो आंदोलन थे, ये सिर्फ काठमांडू में ही थे या पूरे देश में फैल गए थे? इनका रूप कैसा था? शांतिपूर्ण थे या हिंसा भी हुई? नहीं नहीं, सिर्फ काठमांडू नहीं, ये पोखरा जैसे दूसरे बड़े शहरों में भी फैले। और खास बात ये थी, जैसा स्रोत हमें बताते हैं, कि ये काफी हद तक अपने आप शुरू हुए थे, स्पॉन्टेनियस। और इनका कोई एक चेहरा, कोई औपचारिक नेता नहीं था। वो हामी नेपाल यानी हम नेपाल का नारा था। अच्छा, हामी नेपाल। हाँ, और इसमें देखिए दोनों तरह की चीज़ें हुई, हिंसक घटनाएं भी हुईं, जैसे संसद भवन में आग लगा दी, नेताओं के घरों पर हमले हुए, आगजनी हुई, पुलिस से झड़पें हुई, वित्त मंत्री पर हमला हुआ। एक पूर्व प्रधानमंत्री झालनाथ खनल, उनके घर में आग लगी जिसमें उनकी पत्नी की दुखद मौत हो गई। ओ, ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन साथ ही ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंसा थी। लोगों ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी किए। तो एक मिलीजुली तस्वीर थी, कह सकते हैं। और ये जो आपने कहा कि कोई नेता नहीं था, स्वतःस्फूर्त था, इसका क्या मतलब निकल रहा है? स्रोत इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, स्रोत इसे एक तरह से दो धारी तलवार की तरह देखते हैं। एक तरफ तो जब कोई नेता नहीं होता तो सरकार के लिए आंदोलन को दबाना मुश्किल हो जाता है ना? कोई एक सिर नहीं है जिसे आप टारगेट कर सकें। हाँ, ये बात तो है। मांगों को सही तरीके से मनवाना हो तो उसमें ये एक चुनौती भी बन सकता है। ये मुख्य रूप से आप देखें तो 13 से 28 साल की युवा थे, बहुत यंग। और इनका गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया को लेकर नहीं था, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी और अपनी अनदेखी के खिलाफ एक गुस्सा था। तो फिर सरकार ने कैसे रिएक्ट किया? पहले बैन लगाया, फिर क्या हुआ? सरकार ने पहले तो हाँ सख्ती दिखाई, बैन लगाया, कुछ जगहों पर कर्फ्यू भी लगा दिया। लेकिन विरोध इतना बड़ा, दबाव इतना ज़्यादा हो गया कि आखिरकार उन्हें झुकना पड़ा, बैन हटा लिया गया। बैन हट गया। बैन हट गया। पर तब तक हिंसा काफ़ी बढ़ चुकी थी, सेना को बुलाना पड़ा। और बहुत दुख की बात है कि इन प्रदर्शनों में पुलिस फायरिंग वगैरह में 22 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और करीब 300-400 लोग घायल भी हुए। 22 मौतें, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इसका जो सबसे बड़ा राजनीतिक नतीजा निकला, वो ये कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल दोनों को इस्तीफा देना पड़ा। दोनों को? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों को। और सिर्फ वही नहीं, कई मंत्री भी हटे। इसे ना हमें नेपाल की जो राजनीतिक अस्थिरता है उसके संदर्भ में देखना चाहिए। 2008 में जब राजशाही खत्म हुई, तब से कोई भी सरकार वहां 5 साल पूरे नहीं कर पाई है। ओली ने अपने इस्तीफे के भाषण में कुछ विशेष हित समूहों का जिक्र किया था। स्रोत इसे शायद
अपनी नाकामियों से ध्यान हटाने की कोशिश के तौर पर देखते हैं। अच्छा, और क्या ये जो कुछ नेपाल में हुआ है, ये सिर्फ वहीं हो रहा है या आसपास के देशों में भी ऐसा कुछ पैटर्न दिख रहा है? नहीं, ये एक अहम सवाल है और स्रोत इसे दरअसल दक्षिण एशिया के एक बड़े संदर्भ से जोड़कर देखते हैं। जैसे बांग्लादेश में, श्रीलंका में, वहाँ भी हाल के वर्षों में ऐसे बड़े युवा आंदोलन देखे गए हैं। इन सब देशों में क्या है कि युवाओं की आबादी बहुत बड़ी है। हाँ, डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसे कहते हैं। इसी वजह से शायद संयुक्त राष्ट्र ने भी नेपाल में जो इतना ज्यादा बल प्रयोग हुआ, उसकी निंदा की और जांच की मांग की है। भारत ने भी अपने नागरिकों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो नेपाल की युवा पीढ़ी ने जो सोशल मीडिया बैन और सरकार के प्रति गहरे असंतोष से भड़की थी, उसने देश के टॉप लीडरशिप को इस्तीफा देने पे मजबूर कर दिया। यही सार है। हाँ, बिल्कुल यही सार है। और फिलहाल की स्थिति देखें तो काठमांडू के कुछ हिस्सों में अभी भी सेना का नियंत्रण है और एक राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। इस्तीफों के बाद भी छिटपुट हिंसा की खबरें आ रही हैं। तो आखिर में अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो इन स्रोतों से भी उभरता है। ये जो अपने आप उठा हुआ, ज्यादातर बिना किसी स्थापित नेतृत्व वाला युवा विद्रोह है, ये नेपाल और शायद इस पूरे क्षेत्र में शासन के भविष्य के लिए क्या गहरे संकेत दे रहा है, सोचने वाली बात है।